तो कैसे हैं आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सेज पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारी पहली वीडियो जो कि लाइट की रिफ्लेक्शन के ऊपर थी वो देख ली होगी, और नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो आपको वीडियो आप वो पहले देख लीजिएगा, तो उससे आपको ज्यादा कंसेप्ट की क्लियरेंस मिलेगी, क्योंकि कुछ चीजें रिलेटेड भी होंगी। देखिए, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या था कि किसी भी लाइट का एक सरफेस से बाउंस बैक होकर वापस आना। अब दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी लाइट रे है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। अब समझिए एंगल चेंज क्यों होता है, मतलब आपने एग्जांपल्स इसके कई सारे देखे होंगे। जैसे जनरल लाइफ में आप देखते हैं कि आपने अगर कोई पेंसिल जो है वो पानी में डुबोई तो वो थोड़ी सी आपको एलिवेटेड लगेगी, हल्की सी उठी हुई लगेगी। ये आपकी बुक से ही एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और कई अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्यों आपको वो चीज जो है वो आपको ऐसा दिखाई देती है कि वो थोड़ी सी एलिवेटेड है, ठीक है, या थोड़ी सी डिप्रेस्ड है, लोअर कम या ज्यादा दिखाई देता है, उसका जो उसका लेवल है वो किसी लिए है। इसका पहला रीजन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसकी डेफिनेशन तो प्रॉपर होगी ही, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे हम डेंसिटी नापते हैं कि दो मटेरियल है हमारे पास, तो उनमें से कौन सा ज्यादा डेंस है। डेंस मतलब कि कौन सी किस चीज के अंदर पार्टिकल्स ज्यादा पास पास हैं। जैसे कि अगर मैं एयर और किसी एक सॉलिड यानी लकड़ी की बात कर लूं तो उनमें से कौन सा ज्यादा डेंस होगा, तो आप देखेंगे कि एयर के पार्टिकल जो है वो थोड़े दूर दूर हैं तो वो कम डेंस है, और कंपैरेटिवली जो मैं वुड की बात कर रहा हूं, लकड़ी की, उसके पार्टिकल, वो सॉलिड है तो उसके पार्टिकल काफी पास पास हैं तो वो थोड़ा डेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रेयर और डेंसर का। तो जो आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली डेंसर होता है, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकली डेंसर होगा उसको हम बोलेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और अपोजिट टू दैट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ऑप्टिकली रेयरर है तो हम उसको बोलेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। तो अभी इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको ये आपका जो ग्लास स्लैब का आपकी बुक से एक एग्जांपल उठाया है। इसके अंदर देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई वो एंगल I1 पर, और फिर वो ये जो आपकी आ रही थी, जो आपका आउटर मीडियम था, ये कुछ नहीं था यानी कि एयर थी यहाँ पर, और ये आपने एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ग्लास के स्लैब के अंदर क्या हुआ कि जब ये आई तो यहाँ पर जो बाहर का मीडियम था वो रेयरर मीडियम था, और अंदर का मीडियम जो है वो थोड़ा डेंसर मीडियम है। तो इससे होता क्या है कि लाइट जो रे है ये, इसका इंसिडेंट एंगल जो था वो ज्यादा था, और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है आपका वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसको अगर आपको याद रखना है तो याद रखने के लिए अगर आप मेरी माने तो ऐसा कर लीजिए। देखिए, लाइट पहले यहाँ पर क्या था कि लाइट यहाँ पर ऑब्स्टेकल काफी कम पड़ रहे थे, कोई मतलब कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि काफी रेयर पार्टिकल्स हैं तो ऑब्स्टेकल बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पार्टिकल दूर दूर मिलेंगे, रेजिस्टेंस कम मिलेगा। तो वो मजे से घूम रही थी, बिल्कुल फ्री घूम रही थी हवा में, उड़ती फिरूं पंछी बनूं मस्त हवा में, ऐसे करके मस्त गगन में। तो वैसे वाली वो बिल्कुल घूम रही थी लाइट रे। लेकिन जब वो आई है आपकी इसके अंदर, आपका ग्लास स्लैब के अंदर आई है, तो पार्टिकल थोड़े पास पास हैं, तो अभी उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, उसको ज्यादा पुश लगाना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है आगे बढ़ने के लिए। तो उसने क्या सोल्यूशन निकाला, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना रास्ता, क्योंकि अगर वो ऐसे जाती तो उसको देखो कितना लंबा रास्ता कवर करना पड़ता है, कहीं यहां से जा रही होती। तो उसने क्या करा कि उसने सोचा कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपना रास्ता छोटा कर लूं, ताकि मेरे को उतनी ही एनर्जी लगे इस एरिया को पास करने में, इस एरिया को क्रॉस करने में। तो उसने क्या करा, अपना पाथ शॉर्ट कर लिया, वो ऐसे जाने की बजाय थोड़ा थोड़ा क्या हो गई है, टिल्ट हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक हमने नॉर्मल डाली हुई है 90 डिग्री की, तो वो 90 डिग्री से जो पहले एंगल था, इंसिडेंट एंगल, वो थोड़ा ज्यादा था, और जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है वो अभी थोड़ा कम हो गया है। अभी देखिए यहां से क्या हुआ, इससे अपोजिट ही चलेगा कि यहाँ पर इसी एक पाथ पर वो चल रही थी, तो यहाँ पर इंसिडेंट हुई है इस वाले इंटरफेस पर, मान लीजिए कुछ भी इंसिडेंट एंगल है, और यहाँ से फिर ग्लास से वापस एयर में गई, तो क्या हुआ कि आपको रेयर मीडियम में गई है, डेंसर से रेयर में गई है, तो उससे क्या हुआ कि जो एंगल है वो इससे अपोजिट यानी कि और ज्यादा हो गया, ठीक है ना। वो बाहर वाले एरिया में गई तो क्या हुआ कि उसका जो इंसिडेंट एंगल था वो थोड़ा बाहर हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल जो आप बोल रहे हैं वो इंसिडेंट से इंक्रीज हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो वो फ्रीली घूमेगी और एंगल उसका फिर से बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके आप चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें कई सारे दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पेंसिल वाला बताया था, एक कोइन का है कि अगर आप पानी में कोइन डालते हैं वो तो थोड़ा आपको एलिवेटेड दिखाई देगा। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। देखिए, ग्लास स्लैब से मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है ग्लास स्लैब के बारे में, लेकिन जनरली इससे कम आता है।
तो इसके बारे में आपको ज्यादा इतना देखने की जरूरत नहीं है। अभी बात कर लेते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। जो रिफ्रैक्शन के टू लॉज हैं, इसमें फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट एंगल। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था, ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा चेंज नहीं है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। देखिए पिछली बार हम आर से डिनोट कर रहे थे रिफ्लेक्टेड एंगल को, इस बार रिफ्रैक्टेड एंगल को डिनोट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और नॉर्मल, all these three lie on same plane at the point of interface। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आई है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्ट हुई है, और जो हमने नॉर्मल डाली हुई है, इन तीनों को अगर हम इस पॉइंट पर देखें, पॉइंट ऑफ इंटरफेस, यानी कि ये वाला पॉइंट जहां पर ये तीनों मिलती हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पर ये तीनों जो है क्या होंगी, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही होंगी। इसका मतलब ये है। दूसरा जो आपका लॉ है, जिसे हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे काफी आते हैं। तो ये बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है, जिसको आप म्यू से भी कई बार डिनोट करते हैं, स्नेल्स कांस्टेंट। तो म्यू जो है, म्यू किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये रेशियो बन जाता है इसका। अब साइन तो आई तो और आर तो आपको पता है, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है, आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, और इनके अगर मैं साइन ले लूं तो इनका रेशियो जो होगा वो एक हमेशा ही क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये है आपके रिफ्रैक्शन के दो लॉज। इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जैसे मैं कभी भी दो चीजों की स्पीड नाप रहा हूं या कुछ भी नाप रहा हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नापने का सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आप उसको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नापते हैं, कि अगर इसका इतना है तो दूसरे का कितना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जनरली फिक्स किया गया है। जैसे कि अगर कुछ मैं इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बता देता हूं जो आपको जनरली याद रखने होंगे। जैसे कि पहला है एयर का, जिससे हम बाकी सबको मेजर करते हैं, इसके कंपैरिजन में हम मेजर करते हैं बाकी चीजों को, इसके रिस्पेक्ट में सभी को नाप के चलते हैं। तो एयर का हम 1 मानते हैं, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5 और डायमंड का, जो कि आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और साथ ही इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैक्सिमम है, जो कि है 2.42, ठीक है। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जो आपको याद रखने होंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपके सभी क्वेश्चंस इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर वो लिस्ट दी हुई है, ठीक है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपको देखना है कि इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है N21। इस N21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। N21 का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं वो पहले आएगा, कि 1 को ले रहे हैं हम 2 के रिस्पेक्ट में। और ये ही मेथड है आपका स्पीड ऑफ लाइट निकालने का भी, ठीक है। अगर आपसे स्पीड का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं अलग अलग, और आपसे स्पीड पूछी जाती है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं, N इक्वल टू होता है C/V, ठीक है। N इक्वल टू क्या होता है, C/V। तो इसमें आपने मान लीजिए कि आपको C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि 3 × 10⁸ है जिसकी वैल्यू, और आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, आपको लाइट की स्पीड दे रखी है किसी दूसरे मीडियम के अंदर, तो आप उन दोनों का रेशियो लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये भी एक मेथड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेने का। तो मैं बात कर रहा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो रिफ्रैक्शन में पहले हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। तो इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो क्या डिफरेंस है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपकी वो सेम ही रहने वाली है, मतलब जो उस ओरिजिनल स्फीयर की रेडियस रही होगी जिसमें से आपने इसको स्फीयर को, जिसमें से आपने इसको कॉन्वेक्स लेंस को जो है काटा हुआ है, तो वही है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो उसका सेंटर होगा स्फीयर का, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे इलोंगेट कर दूं, पूरा एक बड़ा स्फीयर बना दूं, तो ये जो आपका पॉइंट है C1, ये क्या बन जाएगा, ये उसका सेंटर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोकस आपको ऑलरेडी पता है, फोकस सेम ही है, फोकस पे कोई डिफरेंस नहीं है, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सिर्फ जो चेंज हुआ है, वहां पर होता था आपका पोल, और यहाँ पर पोल की जगह पर होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जो बिल्कुल आपके लेंस के बिल्कुल बीच से पास होती हुई एक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि उसका सेंटर होता है वो। अभी केसेस अगेन वही है जैसा आपने पढ़ा था कि जितना जो है आप अपना ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जाएंगे तो इमेज लेंस से दूर जाती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, आपने ऑब्जेक्ट को क्या करा है, आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा और इमेज आपकी फोकस पर है। आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेकर आए, यानी कि बिहाइंड C, तो इमेज जो है आपकी वो फोकस से थोड़ा आगे बढ़ गई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाती है। थर्ड पार्ट इज कि आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट को इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी। पहले F एंड C के बीच में बन रही थी, अभी C पर बन रही है, तो थोड़ा आगे बढ़ गई है। और आगे आपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाया, आपने रखा बिटवीन C एंड F, तो जो आपकी इमेज है वो आपकी चली जाती है बिहाइंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चली गई। ठीक है, फिफ्थ वाले केस में क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा, तो जो इमेज गई है वो आपकी इन्फिनिटी पर बनी है इस बार। ठीक है, और जो लास्ट केस है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन F एंड O, यानी फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तो इमेज सेम ही साइड बनती है, क्योंकि वहां पर तो ये आपको रेज दिखाई दे रही है कि वहां पर ब्रॉडनिंग होती जा रही है, ब्रॉड होती जा रही है, तो वहां तो ये मिलने वाली है नहीं, तो हमने इनको पीछे इधर लाकर इमेजिनरी एक्सिस पर मिला लिया, तो यहीं पर आपकी इमेज बन जाती है। नेचर की बात कर लेते हैं। देखिए, आई से मैंने डिनोट किया है ऑब्जेक्ट की जो आपका हाँ जी बिल्कुल, जो इमेज की पोजीशन है उसको, ओ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, एस से डिनोट किया है साइज या फिर नेचर जो है आपका ऑब्जेक्ट का, और एन है उसका नेचर। ठीक है, साइज है ये उसका आपका ऑब्जेक्ट का और एन है नेचर। जैसे कि देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी, इमेज मेरी फोकस पर बनी, साइज इसका हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी है, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहां पर है, बिहाइंड C, इमेज आपकी बनी है बिटवीन C एंड F, और साइज इसका डिमिनिश है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। इसी तरह से शुरू के 5 केसेस में जो नेचर है इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सिर्फ जो आपका लास्ट केस है 6th वन, उसके अंदर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो सेम साइड बन रही है, दूसरी साइड जो रेज है वो मिल रही नहीं रही है जाकर, तो इसी साइड हमने उनको इमेजिनरी मिला लिया है। तो इसका जो नेचर है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये तो 6 केसेस हुए कॉन्वेक्स लेंस के। अभी कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस जो है आपके कुछ ऐसे दिखेंगे। डबल कॉनकेव लेंस बेसिकली इनको बोलते हैं, क्योंकि जो इनके दोनों सरफेस है वो कॉनकेव के जैसे हैं, और अंदर वाला जो सरफेस है वो पॉलिश सरफेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करा, इसके अंदर 2 ही केस है। एक पहला केस है कि आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज फोकस पर मिल जाती है आपको। ठीक है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर के ही होते हैं, तो ये जो भी इनके पास रेज आएंगे उनको डाइवर्ज कर देंगे, तो ये इधर तो कहीं मिलने वाली है नहीं, इधर तो डाइवर्ज हो जा रही है, तो हम इनको इधर वापस लाकर और इधर यहाँ पर मिला देते हैं पहले वाले फोकस पर एट F1। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी इमेज बनी है, तो ऑब्जेक्ट हमने लिया था इन्फिनिटी पर, इमेज बनी है फोकस पर। जो साइज आया है ऑब्जेक्ट का वो काफी ज्यादा, जो इमेज का साइज है वो काफी ज्यादा डिमिनिश्ड है, बहुत आप देख रहे हैं पॉइंट साइज है ये। ठीक है, और नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अंदर बेसिकली नेचर सभी का वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा, जबकि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर आपके 5 केस तो है रियल एंड इन्वर्टेड वाले, लेकिन एक जो लास्ट केस है जब आपने इमेज को अपनी को ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में रखा था, तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ उस केस में जो है नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, दूसरा जो केस है, ये केस आप ऐसे कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड केस है। ठीक है, इसमें आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर, अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर, और अपना ऑप्टिकल सेंटर यहां तक कहीं पर भी रख सकते हैं बीच में। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर रहा, इससे पहले आप इस बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हैं चाहे तो, और उसमें सब में ये अप्लाई हो जाएगा, हर एक केस में ये अप्लाई होगा आपका। ठीक है ना, तो अभी इसके लिए देख लीजिए, तो ऑब्जेक्ट आपने रखा इन्फिनिटी पर और ओ के बीच में कहीं पर भी, इमेज जो आपकी बनी है वो आपकी बनी है फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहाँ पर कहीं आपकी इमेज जो है बनी है, ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में कहीं पर इमेज बनेगी। साइज डिमिनिश है, छोटा है, लेकिन उतना छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट साइज था, यहाँ से थोड़ा तो बड़ा होगा, लेकिन डिमिनिश्ड ही होगा। ठीक है, नेचर इसका यहाँ पर भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही रहने वाला है। अभी देखिए, साइन कन्वेंशंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर अभी थोड़ा अपने एंड की तरफ है, तो आपको अब न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, आप लेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है
इसके अंदर आप मेरी वही वाली बात ध्यान कीजिए जो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताई थी कि ये काम करेगा जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस, उसके जैसे काम करेगा ये। अभी चलिए मार्कर अभी काम नहीं कर रहा है, ऐसे बता देते हैं आपको। देखिए ये जो काम करेगा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के जैसे काम करेगा, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए कि आपने यहाँ से अपनी वाई एक्सिस खींच दी और यहाँ से एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी ऐसी चीज लेता हूँ, कोई कुछ भी लेता हूँ जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेरा एक्स नेगेटिव होगा, राइट हैंड की तरफ एक्स पॉजिटिव होगा। और सिमिलर वाई के लिए कि इस वाले हाफ से ऊपर का मेरा वाई पॉजिटिव होगा और नीचे के लिए वाई नेगेटिव होगा। तो जैसे मैं u की बात करूं, जो मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं, ऑब्जेक्ट में हमेशा लेफ्ट साइड में रखता हूं, तो एक्स एक्सिस का नेचर जो है इधर नेगेटिव होता है, तो u का साइन हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, इस केस में भी और इस केस में भी, आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं v की। तो v आपने जो है क्या करना है, v आपने अगर इस वाले केस में आप मोस्टली जनरली 5 केस के बारे में बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के, जो स्टार्टिंग के 5 केस हैं जहां पर जो नेचर है आपकी इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। उन सभी केसेस के अंदर क्या होता है कि इमेज जो बनती है वो राइट हैंड साइड की तरफ बनती है, और जब वो राइट हैंड साइड की तरफ बनेगी तो v का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड की तरफ जो है आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जबकि आप बात करें ये इस वाले के 5th केस की, वो जो 6th केस है उसके बारे में आप बात करें, तो दोनों ही के अंदर क्या होता है कि जो नेचर है इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होता, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जो आपकी इमेज है वो सेम ही साइड पर बनती है, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है इधर इमेज बन रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो वहां पर जो साइन है आपका क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एफ यानी आपकी फोकल लेंथ के बारे में। तो इस वाले केस में फोकल लेंथ राइट साइड वाली एक्ट करती है, क्योंकि इमेज इधर बनती है, तो इसीलिए एफ का जो नेचर है वो पॉजिटिव रहेगा। और इस केस में यानी कि कॉनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि फोकल लेंथ जो काम करेगी वो लेफ्ट हैंड वाली करेगी, यहीं पर आपकी इमेज भी बनती है और यहीं पर आप ऑब्जेक्ट भी रखते हैं। अभी इतना देखने के बाद अभी मैं स्टार्ट कर लेता हूं, आपको पावर ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए पावर, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पावर। पावर बेसिकली क्या है, पावर है 1/4 फोकल लेंथ, मतलब कि जो भी आपकी फोकल लेंथ है आपके लेंस की, अगर आपका अब उसका इनवर्स कर देंगे तो वो पावर आ जाएगी। इसकी जो यूनिट है इसकी डायोप्ट्रे, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है और किसी भी लेंस की पावर पूछिए तो जस्ट आपको उसका इनवर्स कर देना है, 1/f कर देना है। अभी इसके दो केस बनते हैं, पहला है कि अगर वो आपको डायरेक्ट मीटर में दे रखी है तो डायरेक्टली आप 1/f कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर में दी है तो आप उसको 100 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा 100/f। या तो आप उसको पहले 100 से डिवाइड कर लीजिए और फिर यहाँ पर 1/f में रखिए, तब भी बन जाएगा सेम। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट 100/f कर देंगे, तब भी पावर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि 1/v + 1/u = 1/f। एक माइनर सा चेंज है यहाँ, वो जो प्लस था वो यहाँ माइनस है, 1/v - 1/u = 1/f रहता है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग काफी, मतलब चैप्टर खत्म होने वाला है तो काफी मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, तो अपने न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए मोटिवेशन का बेसिकली क्या है कि मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो क्या है कि आप बाहर के सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, बाहर के सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब कि आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, शायरी देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। दूसरा है इंटरनल मोटिवेशन, जो अंदर से आता है, उसके लिए आपको बाहर से कुछ देखने की जरूरत नीड नहीं है। तो वो अंदर से कब आएगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको चीजें अच्छे से पता होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर अच्छे से होंगी तो वो जो मोटिवेशन है वो आपका बना रहेगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई सोर्स चाहिए मोटिवेशन के लिए, आप फिर भी मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, तो मेरी मानिए तो आप एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा देखिएगा, तो आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, इतना ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि आप हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। चलिए वैल्यू दी है -15 सेंटीमीटर, एफ दिया है प्लस के 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये प्लस माइनस मैंने लिख कैसे लिए, देख लीजिए। जो मैंने बताया है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस की आप बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं जी। इसके अंदर आपने u की वैल्यू -15 क्यों दी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हमेशा इस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर x की जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन है x की। इसके बाद f दिया है प्लस का 10, क्योंकि फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की वो राइट हैंड साइड की वर्क करती है हमेशा, तो इसीलिए ये प्लस का 10 रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रखते हैं इस तरह से, तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऊपर की साइड आपकी वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, HI यानी हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, नेचर निकालना है इमेज का।
मैग्निफिकेशन निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। ये सारी चीजें आपको निकाल लेनी है। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें वैल्यूज जो गिवन है वो रख लीजिए। 1/v इज इक्वल्स टू नहीं, ये माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है माइनस के 15, तो साइन के साथ आपको वैल्यू लिख लेनी है। इक्वल टू 1/f कितना है 10। चलिए इसके बाद 1/v इज इक्वल्स टू 1/10। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस इधर जाके आ गया माइनस, तो माइनस का 1/15। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 3 से 30 माने 3, माइनस 15 2 से 30 इज इक्वल्स टू 2। 3 माइनस 2 1/30। ठीक है, तो 1/v जो है वो 1/30 के इक्वल है। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दूं तो v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाती है आपकी v की वैल्यू। अच्छा, अभी v की वैल्यू आ गई है तो आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन में यह क्या है, जब आपने रिफ्लेक्शन के केस में देखा था माइनस v/u था उसका फॉर्मूला, यहाँ माइनस v/ नहीं है, प्लस के v/u है। ठीक है, साइन आपने जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर साइन दे रखे हैं इन्होंने। v की वैल्यू है 30 और u की है -15, तो साइन के साथ वैल्यू रख दीजिए। तो 15 2 से 30, तो आंसर आ जाएगा मैग्निफिकेशन का -2। तो ये जो माइनस है ये आपको बताएगा नेचर ऑफ इमेज, और जो कि आपका है रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन बताता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। और यहां से क्या पता चलता है, 2 टाइम्स, मतलब कि जितना आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज जितनी भी है उससे डबल है। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज दिया है इमेज का साइज उससे डबल हो रखा है। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और क्या चीजें बच जाती हैं, v आपने निकाल लिया है तो v को अच्छा ये HI 2 बार लिख दिया क्या, यहाँ पर v लिख लीजिए, ये v है, ये तो ये v आपने निकाल लिया है। अभी इस पर टिक कर देंगे। नेचर आप बता चुके, m आप बता चुके। अब m की हेल्प से हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। तो m की हेल्प से हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू आपने निकाली है -2, m की वैल्यू है -2, और इसका एक और फॉर्मूला है HI/HO। तो HI आपको निकालनी है, HO आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और इक्वल टू में आपके पास -2 है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो HI आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो इमेज बनी है उसकी, वो इन्वर्टेड बनी है, नेचर में इन्वर्टेड है। ठीक है, ये -4 वो है। तो यहाँ पर मैं चैप्टर को जो है फिनिश करूंगा। मेरे को लगता है कि आपको चैप्टर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे कमेंट्स आएंगे या फिर जैसा मेरे को रिव्यू मिलेगा मैं उस हिसाब से देख लूंगा और क्वेश्चंस करा दूंगा। अच्छा, रिप्लाई जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मैं उसके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो भी मैं कमेंट में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके गाइस।